हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान विषय के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। तो इस चैप्टर के पहले हम 2 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें हमने भारत की 3 मुख्य चुनौतियों को डिस्कस किया, जो कि क्या थी? राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से होगा, दूसरा लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार से होगी, और तीसरा देश का आर्थिक विकास किस प्रकार से होगा। तो इन तीनों चुनौतियों को हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया। दूसरे चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि किस प्रकार से भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का दौर लंबे समय तक चलता रहा। तो अब क्योंकि 1952 से लेकर के जो 1967 तक का दौर था, वो कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का दौर था। तो अब हम देखेंगे कि इसके बाद भारतीय राजनीति में क्या बदलाव आया। तो हम जो भारतीय राजनीति के विकास की यात्रा कर रहे हैं, अब उसमें अगला पड़ाव हमारा क्या है? कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना, चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ये हमारे सिलेबस में 5th चैप्टर है, लेकिन इसे हमारा 2nd चैप्टर के बाद समझना जरूरी है, ताकि इसके कंसेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो सके। क्योंकि हम अभी रिफ्रेश ही 2nd चैप्टर को पढ़ के आए हैं, उसकी मेमोरीज हमारे दिमाग में ताजा है, तो ये चैप्टर हमें अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु से। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। 1 साल से लगभग वो 1 साल के समय से बीमार चल रहे थे, और इस दौरान भी ये प्रश्न उठाया जा रहा था कि अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन भारत का नेतृत्व करेगा, कौन इस प्रकार का एक सशक्त उम्मीदवार होगा जो कि भारत जैसे बड़े देश को लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ा सके। विश्व स्तर पर भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या भारत में भविष्य में लोकतंत्र कायम रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि कहीं सेना तो लोकतंत्र को सब्स्टिट्यूट नहीं बन जाएगी, लोकतंत्र की जगह सेना के द्वारा तो नहीं ले ली जाएगी। लेकिन समय ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तो हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और उनके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री और बनी, और उन्होंने अपने नेतृत्व में किन किन चुनौतियों का सामना किया। तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक में। तो हमारे इस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? एक क्वेश्चन बन सकता है, जवाहरलाल नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार पर निबंध लिखिए। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु के बाद देश में राजनीतिक उत्तराधिकार की समस्या का सामना किस प्रकार से किया गया, इस पर हमसे ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक पर। फिर लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी पर हमें शॉर्ट नोट लिखने को कहा जा सकता है, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा जा सकता है। या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका को किस प्रकार से निभाया, और लाल बहादुर शास्त्री के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेतृत्व भारत का किस प्रकार से किया। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट का क्या अर्थ है। इसे हम डिस्कस करेंगे जब हम इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना था, उस घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे, तब ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस हमसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, और लॉन्ग में हमसे इस पूरे टॉपिक पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत में किस प्रकार से जो उत्तराधिकार के प्रश्न को सुलझाया गया, या फिर इस पर निबंध लिखने को हमें कहा जा सकता है। तो टॉपिक की शुरुआत कहाँ से होगी? मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, और पूरे विश्व में ये आशंका जताई जाने लगती है कि क्या भारत में लोकतंत्र कायम रह पाएगा या नहीं।
जैसा कि हमने जब प्रथम आम चुनाव करवाए जाने थे भारत में, उस समय भी डिस्कस किया था कि पूरा विश्व ये कयास लगा रहा था कि क्या भारत में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न करवाए जा सकेंगे या नहीं। तो इसी प्रकार से अब पूरे विश्व की निगाहें इस पर टिकी थी कि क्या भारत में जो उत्तराधिकार का मसला है वो हल हो पाएगा या नहीं, क्योंकि भारत की ही तरह उस समय काफी सारे ऐसे देश थे जो कि नव स्वतंत्र हुए थे, अभी हाल ही में आजाद हुए थे, लेकिन वहां पर लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं चल पाया। वहां सेना या फिर तानाशाही ने लोकतंत्र को प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसी प्रकार का जो प्रश्न है वो भारत के संदर्भ में भी उठाया जा रहा था, लेकिन भारत में इस प्रश्न को जल्दी ही सुलझा लिया गया और जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्हें भारत का दूसरा प्रधानमंत्री चुना गया। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो 1960 का दशक है उसे खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। इस पर हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसे हम पॉइंटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई जिनके कारण 1960 के जो दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। तो सबसे पहली घटना क्या हुई, 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना की तरह ही था, क्योंकि भारत अभी युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जैसे कि हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि भारत के सामने किस प्रकार और बहुत सी चुनौतियां थी जिनका भारत को सामना करना था, लेकिन इसी बीच चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जो कि बहुत बड़ी त्रासदी थी और इस युद्ध में भारत की हार भी हुई। तो जो 1962 का चीन का भारत पर हमला था वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। 1960 के दशक में ये पहली घटना हुई। फिर 1964 में हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक और बड़ी क्षति थी, एक और बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे देश को कि एक जिन मजबूत हाथों में देश का नेतृत्व था, अब वो नेतृत्व भारत के पास नहीं रहा। फिर 1965 में पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला कर दिया। तो अब जिस देश को विकास पर खर्च करना था उस देश को युद्धों में उलझना पड़ा, युद्धों में पैसा खर्च करना पड़ा। तो इस प्रकार की नई नई चुनौतियां भारत के सामने आ रही थी। 1966 में फिर दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का भी देहांत हो जाता है। ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि पहले ही उत्तराधिकार के प्रश्न को इतनी मुश्किल से सुलझाया गया था। पूरा विश्व जिस पर नजरें गड़ाए बैठा था कि किस प्रकार से जो भारत जैसा नव स्वतंत्र देश है वो उत्तराधिकार के प्रश्न को सुलझा पाएगा। अब वही प्रश्न फिर से भारत के सामने खड़ा हो गया था। और 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। कुछ इस प्रकार के घटनाक्रम हुए जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसके कारण कांग्रेस के जो नेता थे उनमें फूट पड़ गई और जो कांग्रेस पार्टी अब तक पूरे देश का नेतृत्व करती आ रही थी उस पार्टी में ही फूट पड़ गई। और इसके अलावा और बहुत सी समस्याएं थी, जैसे गरीबी, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रीयतावाद, इस प्रकार की अनगिनत समस्याएं थी जिनका कि भारत को सामना करना था। तो इन सब कारणों से जो 1960 का दशक है उसे खतरनाक दशक कहा जाता है। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत का नेतृत्व संभाला। तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से 1960 का जो दशक है वो भारत के लिए खतरनाक दशक रहा। तो उन्हीं में से एक चुनौती कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो, इस प्रश्न का सामना किस प्रकार से भारत के द्वारा किया गया, इसे हम अब डिस्कस करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी 27 मई 1964 को। नेहरू जी का निधन हो चुका था। इसके बाद पूरा विश्व ये कयास लगा रहा था कि अब कौन भारत का नेतृत्व करेगा। तो जो उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे के कामराज, इनके द्वारा पार्टी के सदस्यों से काफी लंबे समय तक विचार विमर्श किया गया कि अगला नेतृत्व कौन करेगा। तो एक लोकतांत्रिक ढंग से काफी विचार विमर्श के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का
अगले प्रधानमंत्री के रूप में नाम सुझाया गया। जो शास्त्री जी थे उनकी उस समय काफी अच्छी छवि थी। इन्हें भारत के मुख्य समझौताकार और समन्वयकार के रूप में जाना जाता था। इससे पहले भी वो जिन भी पदों पर रहे थे उनकी छवि अच्छी थी, उनकी छवि एक ईमानदार नेता की थी। इसलिए शास्त्री जी के नाम पर किसी अन्य नेता ने कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई और लाल बहादुर शास्त्री जी को सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश का अगला प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो 9 जून 1964 को शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। तो इस कार्यकाल इस पीरियड के दौरान जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु और जब शास्त्री जी ने अगले प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला तो इन 13 दिनों के लिए जो गुलजारी लाल नंदा जी थे उन्होंने हमारे देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्य किया। इन्होंने कार्यभार संभाला था इस पीरियड के दौरान। फिर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनते ही उन्हें ऐसी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि पूरे विश्व ने उनका लोहा माना कि ये समस्याएं वास्तव में बहुत बड़ी थी। 1965 में देश में बहुत भयंकर अकाल पड़ा जिसके कारण लाखों लोग मर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ 1965 में ही पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला कर दिया था। तो 1965 में अकाल और पाकिस्तान के आक्रमण की इन दो मुख्य चुनौतियों का भारत को सामना करना पड़ा और इन दोनों चुनौतियों से प्रधानमंत्री बनते ही शास्त्री जी को निपटना पड़ा। लेकिन जिस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना शास्त्री जी ने किया पूरे विश्व स्तर पर उनकी प्रशंसा की गई। तो जो 1965 का पाकिस्तान का आक्रमण था उसका भारतीय सेना ने कड़ा जवाब दिया और जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्हें भारत की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। और अभी युद्ध चल ही रहा था कि सोवियत संघ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वार्ता की पेशकश की गई कि दोनों देशों के बीच में समझौता करवा दिया जाए। तो सोवियत संघ ने कहाँ वार्ता की पेशकश की? ताशकंद में। ताशकंद जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है और उज्बेकिस्तान उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था। तो पाकिस्तान और भारत दोनों को सोवियत संघ के द्वारा ताशकंद में आमंत्रित किया गया कि दोनों बातचीत के द्वारा जो उनके आपसी मसले हैं उनका हल कर लें। तो इस बैठक में हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भाग लेने के लिए ताशकंद गए हुए थे और वहीं पर उनकी 10 जनवरी 1966 को मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु काफी विवादास्पद रही। इस बात को लेकर काफी प्रश्न उठाए गए कि क्या उनकी मृत्यु प्राकृतिक थी या फिर किसी साजिश का नतीजा थी। ये आज भी एक प्रश्न ही बना हुआ है जिसे आज तक नहीं सुलझाया जा चुका है। तो जो शास्त्री जी थे वो 19 माह तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इस छोटे से कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी बहुत महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। जैसे कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा पूरे देश में लोकप्रिय हो गया था और जनता को भी उनके इस नारे ने बहुत ज्यादा प्रेरित किया कि किस प्रकार से देश के इस संकट के समय में सब लोग एकजुट होकर के कार्य करें। और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान भारत के लिए बहुत से उल्लेखनीय कार्य किए थे। तो ये तो था हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल। तो इस टॉपिक से, इस डिस्कशन से हम किन किन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि जवाहरलाल नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार पर निबंध लिखिए, इसका हमारा एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान क्या कुछ किया और शास्त्री जी के बाद किस प्रकार से उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि शास्त्री जी के बाद किस प्रकार इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद में हो चुकी थी। इसके बाद भारत के सामने फिर से एक
बहुत बड़ा प्रश्न था कि भारत का अगला प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तो कांग्रेस के नेताओं में एक बार फिर से विचार विमर्श चल पड़ा कि कौन भारत का अगला प्रधानमंत्री होगा। तो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, अधिकतर ने क्या किया, जो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी थी, उनका नाम लगभग सभी नेताओं के द्वारा सुझाया गया। लेकिन इंदिरा गांधी जी के पक्ष में सर्वसम्मति नहीं बन पाई, क्योंकि कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता श्री मोरारजी देसाई ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि वो भी प्रधानमंत्री पद के लिए अपना पक्ष रखते हैं। तो फिर क्या किया गया कि इनके पक्ष में गुप्त मतदान करवाया गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। तो आइए इस घटनाक्रम को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद अनेक जो कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने क्या कहा कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्री रह चुकी थी और बहुत से मामलों में उनकी गहरी पकड़ थी, जैसे कि विदेश नीति पर उनकी गहरी पकड़ थी। ये कांग्रेस के नेताओं के द्वारा तर्क दिया गया कि उनका विदेशी समस्याओं को सुलझाने में अच्छा अनुभव है। इसके अलावा 1959 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रह चुकी थी और इससे पहले जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में वो सूचना व प्रसारण मंत्री, इंफॉर्मेशन व ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के पद पर रह चुकी थी, यानी कि उनका राजनीतिक अनुभव था, जिसको देखते हुए जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने इनका नाम सुझाया। ये तो था जो उनका ऊपरी विचार, जो ऊपरी दिखावा कि वो क्यों इंदिरा जी के पक्ष में मतदान कर रहे थे। लेकिन जो वास्तविकता थी वो क्या थी कि जो कांग्रेस का ये प्रभावशाली दल था वरिष्ठ नेताओं का, वो क्या चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो कि उनके हाथों की कठपुतली रह सके। और क्योंकि मोरारजी देसाई एक इंदिरा गांधी से ज्यादा अनुभवी नेता थे और उन्हें लगता था कि मोरारजी देसाई उनके हाथों की कठपुतली नहीं बने रहेंगे, वो अपनी इच्छा के अनुसार देश का शासन चलाएंगे और उनकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए ज्यादातर नेताओं का क्या विचार था कि इंदिरा गांधी को, जो कि उनके कंपैरिजन में कम अनुभवी है, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो इसके बाद क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी के पक्ष में सर्वसम्मति नहीं बन पाई, मोरारजी देसाई ने भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया गुप्त मतदान के द्वारा। तो कांग्रेस के नेताओं ने गुप्त मतदान किया और इंदिरा गांधी के पक्ष में 355 और मोरारजी देसाई के पक्ष में 166 वोट पड़े। तो इंदिरा गांधी को बहुमत मिला और उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री चुन लिया गया। तो वास्तविकता क्या थी इसके पीछे? क्योंकि इंदिरा गांधी का जो कम अनुभव था, यानी कि मोरारजी देसाई की तुलना में कम अनुभव था, इसकी वजह से जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने ज्यादा संख्या में क्या किया, इंदिरा गांधी के पक्ष में मतदान किया और अपने साथियों से मतदान भी करवाया। तो इस सारे घटनाक्रम के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन जाती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इस सारे घटनाक्रम में ये जो वरिष्ठ अनेक कांग्रेसी नेता थे, इनका दल क्या कहलाता था? सिंडिकेट कहलाता था। तो इस सिंडिकेट को हम डिस्कस करेंगे। जो हमने 4th क्वेश्चन लिखा था कि 1960 के दशक की जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें सिंडिकेट का क्या अर्थ था, तो अब इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे कि सिंडिकेट क्या था। सिंडिकेट क्या था, अगर हम आम भाषा में कहें तो ये कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उनका एक समूह था, उनका एक दल था, यानी कि जो सीनियर नेता थे उनका ग्रुप था। इनको लगता था कि ये किंग मेकर की भूमिका कांग्रेस पार्टी में निभा रहे हैं, यानी कि जिसको ये चाहे उसे प्रधानमंत्री बना सकते हैं और जिसको चाहे उसे प्रधानमंत्री के पद से उतार भी सकते हैं। तो इन्होंने वास्तव में ऐसा किया भी जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इस सिंडिकेट के मुख्य नेता कौन कौन थे? के कामराजा, जो कि उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे।
SK पाटिल और अतुल्य घोष, N संजीवा, नीलम संजीवा रेड्डी, S निजलिंगप्पा, ये इस सिंडिकेट के मुख्य नेता थे। यानी कि इन नेताओं की उस समय कांग्रेस पार्टी पर काफी मजबूत पकड़ थी और इन्होंने ये सोच करके इंदिरा गांधी के पक्ष में वोट किया कि वो इनकी इच्छा के अनुसार शासन करेंगी। लेकिन 1967 तक तो इंदिरा गांधी ने इनके इस समूह की बातें मानी और 1967 के जब चौथे आम चुनाव हुए, उन चुनावों में इंदिरा गांधी ने इनके कहे अनुसार अपने कैंडिडेट्स भी खड़े किए। लेकिन जो इस सिंडिकेट के ज्यादातर प्रभावशाली नेता थे वो चुनाव हार गए। तो इंदिरा गांधी ने क्या सोचा कि मुझे इस सिंडिकेट से, इस प्रभावशाली समूह से किनारा कर लेना चाहिए और जिस प्रकार की इनकी विचारधारा थी, नीतियां थी, उनसे हट करके इंदिरा गांधी ने फिर काम करना शुरू कर दिया और उनका झुकाव वामपंथ की ओर हो गया कि गरीबों, किसानों के कल्याण के लिए इंदिरा गांधी ने नीतियां बनानी शुरू कर दी। तो जब इस सिंडिकेट दल को ये लगा कि जो इंदिरा गांधी है वो शासन अपनी इच्छा से चला रही है, इनकी कोई नहीं सुनी जा रही है, तो इसका क्या परिणाम हुआ? 1969 में, 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ गई, कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस विभाजन को हम आगे डिटेल में एक अलग टॉपिक के रूप में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारा कंसर्न क्या था? सिर्फ ये क्लियर करना कि सिंडिकेट क्या था, 1960 के दशक में इसकी क्या भूमिका रही। तो सिंडिकेट क्या था? कांग्रेस के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं का एक ग्रुप था, एक समूह था जो कि अपने आप को किंग मेकर मानता था। इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को देश का तीसरा प्रधानमंत्री भी बनाया। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने इनकी कठपुतली के तौर पर काम नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई। तो अब हम हमारा ये पूरा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद किस प्रकार से उत्तराधिकार के प्रश्न को भारत में सुलझाया गया, किस प्रकार से शास्त्री जी को दूसरा प्रधानमंत्री और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को तीसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। तो बड़े क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। इस टॉपिक में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी काफी सारे बन सकते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 को। उसके बाद जो श्री लाल बहादुर शास्त्री थे वो भारत के प्रधानमंत्री कब बने? 9 जून 1964 को। और जो हमने 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, उस टॉपिक में भी हमने क्रोनोलॉजिकली कुछ समस्याएं डिस्कस की। जैसे 1962 में भारत चीन का युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, 1965 में ही अकाल। तो इन पर हमसे ईयर्स भी पूछे जा सकते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। तो इस प्रकार के काफी सारे इन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ